वीडियो लेक्चर में हम लोग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। ये यूनिट 1 चल रहा था हम लोग का, पिछला वीडियो लेक्चर 1 पे था और ये जो लेक्चर रहेगा ये लेक्चर 2 रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते थे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम लोग क्या क्या इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्लासीफाई डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। हम लोग क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। आप अगर नहीं जानते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या होता है तो आप पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं कि किसे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे द नीड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, और आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गया हमें एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का। देखिए, अभी भी मैं फिर से डिस्कस कर दूं कि ट्रेडिशनल कहने का मतलब जो हम यूज़ करते आ रहे थे, पहले से यूज़ करते आ रहे थे, और नॉन ट्रेडिशनल कहने का मतलब हुआ जो अब हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमको ज़रूरत क्या है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस का। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। और अब हम देखेंगे इसमें कि लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल को ही हम लोग कन्वेंशनल भी कहते हैं। तो देखें कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या उसका लिमिटेशन क्या हो गया था, क्योंकि हम जब भी किसी नए चीज़ को लाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमारा ज़रूरत था और ये ज़रूरत को हमारा फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही है। तो वो सबसे पहले देखें तो कन्वेंशनल मशीनिंग का लिमिटेशन जो है वो सबसे पहले तो हम पिछले लेक्चर में भी बात किए थे और यहाँ भी बात करेंगे कि हमारा जो इंक्रीज वर्क पीस हार्डनेस, यानी कि हमारा वर्क पीस का जो हार्डनेस है वो क्या हो गया है, बहुत इंक्रीज हो गया है। और हमारा जो कन्वेंशनल चीज़ था, जैसे हम लोग हथौड़ी, ड्रिलिंग ये सब का यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग इसमें विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टूल है, जिस चीज़ से हम किसी भी वर्क पीस पे हम स्ट्राइक कर रहे हैं या तो जिसको हम कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो वर्क पीस है वो टूल से ही ज़्यादा हार्डर हो जाएगा। और इससे हमारा होता क्या है कि हमारा इकोनॉमिक जो कटिंग स्पीड है, जिस स्पीड से हम कट कर रहे थे पहले, अब एक सिंपल सा कोई मटेरियल है उसको हमको कट करना है और कोई हार्ड मटेरियल है उसको कट करना है, तो हमारा जो पहले से यूज़ कर रहे हैं टूल, उससे क्या होगा, ये तो हमारा स्पीड जो है उस कट करने का स्पीड जो है वो तो डिक्रीज़ होगा ही। तो इस स्थिति में क्या हो जा रहा था कि जो हमारा कटिंग स्पीड है वो डिक्रीज कर जा रहा था, और इस तरह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी था, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे, वो भी प्रोडक्टिविटी हमारी घटते जा रही थी। तो इस तरह से ये हमारा पहला लिमिटेशन था। उसके बाद क्या हुआ, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। वही बात यहाँ भी कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो गया हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में, जो भी प्रॉपर्टीज़ था मटेरियल का वो इम्प्रूव हो गया डे बाय डे। तो ये हमारा एक दिक्कत होना शुरू हुआ। उसके बाद देखेंगे कि रिक्वायर्स मच सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टूल मटेरियल। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि अब जो हमको रिक्वायरमेंट है, हमारा जो टूल जो है वो टूल का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होगा, तभी ना हम, जैसे हम लोग ऐसे भी अगर जनरल लाइफ में भी देखें तो हम किसे मार पाते हैं या किसी कट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग कन्वेंशन था। ऐसा अब रियली में होता नहीं है, लेकिन पहले का कन्वेंशन क्या था कि वही उस कोई अगर एक पर्टिकुलर आदमी का आपको एग्जांपल दें कि अगर कोई एक आदमी है और ये इस आदमी को उसको मारना है, सपोज कीजिए कि उसको मारना है, तो क्या होगा कि अगर ये आदमी कमज़ोर रहेगा तो कभी नहीं इस पर स्ट्राइक कर पाएगा, कभी नहीं इससे जीत पाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा मजबूत रहे तो ये आसानी से इसको मार देगा। तो इसी कन्वेंशन पे हम लोग पहले से भी चलते आ रहे हैं कि अगर इसी का हम कंपैरिजन करें कि जैसे में अगर हम फिर से यहीं पे इसका कंपैरिजन करें तो देखिए, एक वर्कपीस है हमारे पास और कोई टूल है। अब इस टूल से अगर हमको इस वर्कपीस में अगर हमको स्ट्राइक करना है, इस वर्कपीस को हमको तोड़ना है या काटना है, तो कब कट कर पाएगा, जब ये जो हमारा टूल है वो ज़्यादा हार्डर रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे हर क्वालिटी में ये अच्छा रहेगा, तभी ना इसको कर पाएगा। तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था। और यहाँ पे अब हो क्या जा रहा है कि हमारा जो टूल जो है वो टूल से ज़्यादा अच्छा जो हो जा रहा था हमारा, वो मटेरियल ही हो जा रहा था, इसलिए हमें अब सुपीरियर क्वालिटी का चाहिए, और ये हमारा एक लिमिटेशन हो जा रहा था। उसके बाद देखिए
कि टूल मटेरियल हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन वर्कपीस हार्डनेस। इस पे अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं कि जो हमारा टूल जो रहेगा, जिस भी टूल से हम लोग कर रहे हैं वर्क, कहीं पे भी हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अब हमारा जो ड्रिल बिट है, यानी जिससे हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए वर्कपीस से। तो यहाँ पे हमारा एक दिक्कत आना शुरू हो गया था। अब देखिए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास, अब जैसे कोई भी मशीन से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अब प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट में भी डेविएशन आ गया। पहले कुछ और प्रोडक्ट का मांग था और अब कुछ और प्रोडक्ट का मांग है, और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि अब किन किन प्रोडक्ट का हम लोग को ज़रूरत पड़ना शुरू हो गया था। तो देखिए सबसे पहला तो हमारा है कॉम्प्लेक्स शेप्स, यानी अब हमें एकदम कॉम्प्लेक्स शेप का हमको मटेरियल चाहिए, जिसको कि बनाने में हमारा जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें हमें दिक्कत हो रहा था। उसके बाद देखिए शेप में तो कॉम्प्लेक्स हो ही गया। उसके बाद देखिए कि मशीनिंग इन इनएसेसिबल एरियाज। अब हमें ऐसे एरियाज़ में भी मशीनिंग करना है जो रियली में दिखता है ही नहीं बाहर से, ठीक है। अब ऐसे एरिया में हमको मशीनिंग करना है, और उसमें हमारा जो भी कन्वेंशनल मशीन था वो नहीं काम में आ रहा था। उसके बाद क्या, हमें लो टॉलरेंस चाहिए। कहने का मतलब है कि अब कोई भी मटेरियल है, अब हमें कट करना एकदम 0.01 mm तक इसको हमको कट करना, एकदम हमको फिनिशिंग चाहिए, ठीक है। एकदम हम कम टॉलरेंस दे रहे हैं कि इससे, जैसा टॉलरेंस आप समझते होंगे, तो टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। और अगर हम अपने मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉलरेंस क्या कहते हैं कि अगर ये आपका कोई भी मटेरियल है, अगर ये थोड़ा सा, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, अगर ये थोड़ा सा अगर यहाँ तक भी चला आया या तो यहाँ तक भी चला आया, तो हम आपके वर्कपीस को मैं ले लूँगा। तो इस तरह से अब जो है, अब पहले क्या था कि अच्छा चलो ठीक है, इतना बड़ा भी हो गया, इतना बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो टॉलरेंस देते हैं एकदम बहुत कम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई कि अब हमारा जो टॉलरेंस हो गया वर्कपीस का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लो हो गया। टॉलरेंस अब हमें बहुत कम देना शुरू हो गया। अब देखिए बेटर सरफेस इंटेग्रिटी, यानी कि अब हमें सरफेस ऐसा चाहिए कि इसमें किसी भी तरह का, कहीं से भी आप एकदम ऐसा चाहिए कि एकदम पूरा अच्छा सरफेस फिनिश रहे, कहीं भी थोड़ा सा भी रुखड़ा नहीं रहे। तो ऐसे में भी हमारा ये फेल कर जा रहा है, हमारा जो भी कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस था। हमें सरफेस इंटीग्रिटी जो चाहिए वो बहुत अच्छी चाहिए, और कोई भी सरफेस में हमें डिफेक्ट नहीं चाहिए, किसी तरह का डिफेक्ट हम नहीं चाहते हैं। उसके बाद क्या कहता है, हाई सरफेस फिनिश। अभी जस्ट हम इस पर भी बात किए, ठीक है। अब हमें एकदम नैनो लेवल RA वैल्यू चाहिए। RA का अगर आप जानते होंगे, RMS ऐसे आप जानते होंगे कि ये हम लोग डेविएशन चेक करते हैं किसी भी मटेरियल का। अगर हमके सरफेस को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक प्लंजर लगा के डायल गेज के थ्रू, डायल गेज ऊपर में हम लोग लगा देते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके उसको इस तरह से सरफेस पे चलाते हैं। और यही जो डायल गेज है वो, उसको अगर हम कंप्यूटराइज्ड कर दें तो ये हमें दिखाता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमारा एकदम बहुत अच्छा है, अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे 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 हो रहा है, इसका मतलब है कि सरफेस हमारा फिनिश नहीं है। यानी कि अब हमें एकदम नैनो लेवल RA वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को कि आपका जो सरफेस फिनिश है वो बहुत अच्छा चाहिए। तो इस तरह से हमारा हाई सरफेस फिनिश चाहिए। अब देखिए मिनिएचराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका कहने का क्या मतलब है, आप इसे अच्छे से समझिए। पहले जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा था वो बहुत बड़ा बड़ा बनाया जा रहा था, बहुत बड़ा बड़ा। अगर आप आज से बहुत दिन पहले का बात करें तो कंप्यूटर जो था वो इतना बड़ा था कि एक सिनेमा घर के बराबर था, ठीक है, उतना बड़ा कंप्यूटर था। अब धीरे धीरे देखिए कंप्यूटर क्या हो गया, अब तो हमारे घर के अंदर भी आराम से एक टेबल पे हम लोग आराम से कंप्यूटर चलाते हैं, एक लैपटॉप, हमारे पास कीबोर्ड रहता है, सब कुछ हमारा। तो ये क्या हो गया, मिनिएचराइजेशन करने का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हमको छोटा करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एकदम छोटा से छोटा करते जा रहे हैं, एकदम नैनो से नैनो, जिससे कि हमारा, जैसे कोई भी चीज़ है अब उसका वेट बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम उसको कहीं इधर से उधर उसको लेके नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि मिनिएचराइजेशन करना शुरू किए, और उसमें हमारा ये जो है आपका कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग मिनिएचराइजेशन नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे पास दिक्कत आना शुरू हो गया था। एग्जांपल में लें तो लैंडलाइन फ़ोन, ये भी एक मिनिएचराइजेशन है, मोबाइल है, ओल्ड
ये ओल्ड कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, तो इन सभी चीज़ों का हमने मिनिएचराइजेशन किया है। अब देखिए हमारा ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू हम लोग देख लिए कि क्यों हमको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का ज़रूरत है। अब देखिए और इसमें और कुछ पॉइंट है। हमको हाई MRR चाहिए। MRR का मतलब क्या हुआ? मटेरियल रिमूवल रेट, यानी कि अब हमें कोई भी चीज़ का जब हम उसका वर्क कर रहे हैं तो हमको रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये भी हमारा कन्वेंशनल मशीन नहीं दे पा रहा था। उसके बाद क्या है? हाई प्रोडक्शन रेट वाइल प्रोसेसिंग डिफ़िकल्ट टू मशीन। हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्शन रेट जो है वो हमको ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन रेट जो है वो हमको ज़्यादा चाहिए वाइल प्रोसेसिंग डिफ़िकल्ट टू मशीन। जहाँ पे मशीन करना डिफ़िकल्ट है वहाँ भी हमको प्रोडक्शन रेट क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। ऐसे में ये नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या कहता है? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट भी हमको क्या चाहिए? बहुत ही लो चाहिए, ठीक है। और ये भी हमारा कन्वेंशनल मशीन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से ये सब लिमिटेशन हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रिसीजन एंड अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग। कहने का मतलब देखिए, प्रिसाइज कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको हम बनाने के लिए दिए और आप अगर हम दिए आपको 7 mm का कोई वर्क पीस बनाने के लिए या 7 सेंटीमीटर का बनाने के लिए दिए, तो आप एकदम 6.999 तक आप बना दिया, यानी कि आप जो भी बनाए वो बहुत ही उसका अच्छा प्रिसीजन था, ठीक है, वो एकदम प्रिसाइजली आप बनाए। तो इस तरह से हमें अब प्रिसीजन भी बहुत अच्छा चाहिए। रिक्वायर some material removal in the form of atoms और molecules। देखिए पहले जो हम लोग कन्वेंशनल के थ्रू जो हम लोग कर रहे थे वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर देते थे, लेकिन अब क्या चाहिए हमको? एकदम एटम से लेके मॉलिक्यूल्स तक में हमको मटेरियल रिमूवल चाहिए। एकदम बेटर सरफेस इंटीग्रिटी, मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि एकदम पूरा फाइन हमको चाहिए, समझे। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर जो है मटेरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। आई होप इसको समझ चुके होंगे आप। अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवांस मशीनिंग प्रोसेस। इम्पोर्टेंट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, वो देखिए आप लोग। Process performance is independent of workpiece. A strength and hardness are not a barrier. यहाँ पे ये बैरियर नहीं है कि आपका जो भी वर्कपीस रहेगा उससे हमारा जो टूल है वो हार्ड ही रहे। यहाँ पे ऐसा कोई बैरियर नहीं है। एक सिंपल सा टूल भी हमारा बहुत हार्ड से हार्ड भी वर्कपीस को कट कर सकता है। समझ रहे हैं? ये आगे देखेंगे कितने मशीन होते हैं तो उस तरह से हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि कितना। आप देखिएगा कि वहाँ पे बहुत ऐसा टूल जो रहेगा वो सचमुच में उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन वो उस अपने से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले मटेरियल पे भी वर्क हो रहा है। इसका एग्जांपल अभी हम कुछ देर पहले क्या लिए थे कि एक आदमी जो है वो दूसरे आदमी को नहीं मार सकता है जब तक कि इसके पास बढ़िया उससे ज़्यादा इसके पास शक्ति नहीं रहे। लेकिन अब रियली भी देखें, अब रियल लाइफ में भी देखें तो ऐसा बात नहीं है। जिसका ज़्यादा डिटर्मिनेशन रहता है वो अब कम शक्ति रहने के बावजूद भी वो मार सकता है, तो वो अलग बात हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कपीस मटेरियल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अब जो परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा वो थर्मल प्रॉपर्टी पे, यानी अब हम लोग वर्कपीस का क्या देखेंगे? उसका थर्मल प्रॉपर्टी देख लेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे और उस तरह से हम उस पर मतलब स्ट्राइक करेंगे। अगर उसका केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है तो हम उस पर थर्मल स्ट्राइक कर देंगे। इस तरह से इस चीज़ को समझिए। अब देखिए यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी इन डायरेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आप किसी भी एनर्जी का आप डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, जैसे लेज़र, ठीक है, सनलाइट आता है ना आपका लेज़र है, तो इस लेज़र का आप डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। उसका देखिए इन जनरल लो मटेरियल रिमूवल रेट बट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
देखिए इन जनरल देखा तो गया है कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का मटेरियल रिमूवल रेट हमको चाहिए था तो हाई, लेकिन इसका है लो। लेकिन इसके साथ इसमें एक फ़ायदा क्या है कि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छा देता है। आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग जो है वो आपका क्वालिटी बहुत अच्छा देगा। मटेरियल रिमूवल रेट उतना अच्छा नहीं देगा, लो देगा, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा देगा। उसके बाद देखिए कंपैरेटिवली हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन टूल्स एंड हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पे कहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा बड़ा मशीन लगाना है, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का सब बहुत बड़ा बड़ा मशीन रहता है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा मशीन टूल का। एंड हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेट करना, मशीन को कोई चलाने वाला भी तो रहेगा ना, तो कोई आदमी उसको चलाने वाला भी रहेगा, तो उसमें भी आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सिंपल लेबर तो आपका वर्क नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं और फिर हम एडवांटेज पे ही बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में कितना भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का आप वर्क पीस दीजिए बनाने के लिए, ये आराम से बना लेगा। उसके बाद एक्सट्रीम सरफेस फिनिश, यहाँ पे सरफेस फिनिश जो मिलेगा वो भी बहुत एक्सट्रीम मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ का टाइट टॉलरेंस भी है, आप टॉलरेंस जितना दीजिए आपका आराम से ये ले लेगा, ठीक है। आप एकदम 0.01 mm का टॉलरेंस दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यहाँ पे काम हो जाएगा। डिलिकेट कंपोनेंट्स, जैसा आपको कंपोनेंट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिटिल और नो बरिंग और रेसिडुअल स्ट्रेसेस, इसको बड़े अच्छा से समझिए आप कि जब हम किसी भी वर्क पीस पे वर्क करते हैं, इस पे हम लोग जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं या जो भी हम करते हैं, उससे हमारे पूरे सरफेस पे, ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहीं पे, पूरे सरफेस पे एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसको हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेस कहते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत कम होता है। वो रेसिडुअल स्ट्रेस जो है वो भी यहाँ बहुत कम होगा आप जब अगर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का यूज़ करें तो। उसके बाद क्या कहता है कि ब्रिटल मटेरियल्स विथ हाई हार्डनेस कैन बी मशीन्ड। ब्रिटल मटेरियल भी है, वो भी यहाँ पे हाई हार्डनेस कैन बी मशीन्ड हो जाएगा। अगर कोई ब्रिटल मटेरियल पे वर्क करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता था पहले कन्वेंशनल वाला से, लेकिन यहाँ पे इसका भी मशीनिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर पॉसिबल टू मास प्रोडक्शन। यहाँ पे आप एकदम छोटा से छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं, बहुत इंटीग्रेटेड सर्किट एकदम बना रहे हैं, ऐसा है जो यहाँ 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 एकदम बहुत हॉच पॉच है, वो भी यहाँ पे प्रोडक्ट पॉसिबल है, वो भी मास प्रोडक्शन के साथ। आप जितना प्रोडक्शन चाहें उतना हो जाएगा यहाँ पे। और क्या, यहाँ पे टूल लाइफ जो है ये भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार हम ड्रिलिंग किए यहाँ पे फिर पता चला कि हमारा ड्रिल भी ठीक ख़राब हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और क्या, अनवांटेड डिस्टॉर्शन होता है, यहाँ पे अनवांटेड जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी टूट जाता है। उसके बाद क्या, रेसिडुअल स्ट्रेस, ये भी थोड़ा बहुत तो डेवलप होगा ही, ओवर कम करता है, कंपैरेटिवली कम करता है, लेकिन रेसिडुअल स्ट्रेस होता है। उसके बाद क्या, हाई कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेटअप जो अगर कीजिएगा आप तो कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप सिंपली अगर एक लेथ मशीन या कोई सिंपल ला रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट सेटअप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इसका सेटअप कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो भी रिक्वायर्ड बहुत ही स्किल्ड है, यहाँ पे कोई सिंपल सा आदमी आके आपका काम नहीं कर सकता, यहाँ पे स्किल्ड ऑपरेटर का भी ज़रूरत है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल के आधार पे। मैकेनिकल पे हम लोग क्या करते हैं
ये सब देखिए, ये मशीनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैकेनिकल का वर्क करता है। जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जिसे हम लोग यूएसएम भी कहते हैं, वाटर जेट मशीनिंग डब्ल्यूजेएम कहते हैं, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग एडब्ल्यूजेएम इसे कहते हैं, आइस जेट मशीनिंग आईजेएम कहते हैं। उसके बाद थर्मल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग का यहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होता है। देखिए आपको हम आगे और अच्छे से बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि हमें इसमें से 2-3 प्रोसेस को पढ़ना भी है। ठीक है, यहाँ पे हमको ईडीएम प्रोसेस पढ़ना है, लेज़र बीम प्रोसेस पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, क्यों ये आखिर ये थर्मल है। मैं यहीं पे आपको बताऊं तो ये थर्मल इसलिए है क्योंकि ये वर्कपीस को क्या करता है, पिघला के काम करता है, उसको हीट करके यहाँ पे वर्क करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये थर्मल हुआ। और क्या है थर्मल में, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है, लेज़र बीम मशीनिंग है, आयन बीम मशीनिंग है, प्लाज्मा बीम मशीनिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी है। केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल में आपका केमिकल मशीनिंग आएगा, सीएचएम कहते हैं इसको, फोटोकेमिकल मशीनिंग पीसीएम आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी आएगा जिसे हम ईसीएम कहते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन मशीनिंग प्रोसेस का कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एनर्जी देखेंगे कि क्या एनर्जी यूज कर रहा है, और इसमें मेटल रिमूवल कैसे हो रहा है, इरोजन के थ्रू, शियर के थ्रू, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, ये सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ट्रांसफ़र मीडिया क्या है, हाई वेलोसिटी के साथ हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट, ये सारा कुछ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका मैकेनिकल का हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें मेटेरियल रिमूवल, मेटल रिमूवल जो होता है वो ज़्यादातर किससे होता है, या तो इरोजन से होगा या तो शियर ऑफ करते हुए ये कट करेगा मैकेनिकल में। और इसमें क्या होगा, हाई वेलोसिटी पार्टिकल, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी जो रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट भी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूमेटिक हाइड्रोलिक प्रेशर कटिंग टूल का यूज किया जाता है। न्यूमेटिक एयर पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक वाटर पे वर्क करता है, और ये दोनों का प्रेशर हम लोग कटिंग टूल के लिए यूज करते हैं। और ये मेन रूप से आपका एजेएम होता है, एब्रेसिव एजेएम होता है, यूएसएम होता है, और डब्ल्यूजेएम होता है। अगर आप भूल रहे हैं कि एजेएम क्या होता है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि एजेएम नहीं, यहाँ पे आईजेएम होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आईजीएम होगा, आइस जेट मशीनिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग आयन डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग आयन का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और इसमें ट्रांसफ़र मीडिया जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनर्जी सोर्स कहाँ से आता है, तो भाई हाई करंट एनर्जी सोर्स आता है। और इसमें प्रोसेस जो होता है ये ईसीएम और ईसीजी होता है। ठीक है, आप यहाँ पे नाम देख लीजिएगा किसका क्या है। उसके बाद देखिए केमिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एब्लेटिव रिलेशन होता है, और रिएक्टिव एनवायरनमेंट की वजह से होता है, और यहाँ पे कोरोसिव एजेंट होते हैं, और ये सीएचएम प्रोसेस ज़्यादातर यूज करता है। थर्मल की बात करें तो यहाँ फ्यूजन या वेपराइजेशन होता है, हॉट गैसेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे आयोनाइज्ड मटेरियल हाई वोल्टेज होता है, और इसमें ये सभी प्रोसेस आईबीएम, पीएएम, ईडीएम इन सभी का यूज किया जाता है। वेपराइजेशन में रेडिएशन आयन स्टीम होता है, एम्प्लीफाइड लाइट आयोनाइज्ड होता है यहाँ पे, और एलबीएम मटेरियल पीएम का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रोसेस सिलेक्शन। प्रोसेस सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ऑल मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल मटेरियल्स। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मेथड से हम किसी भी मटेरियल को वर्क कर लेंगे, यहाँ पे ये बात नहीं है। हम स्पेसिफिकेशन से करते हैं। डिपेंडिंग ऑन मटेरियल टू बी मशीन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड एज शोन इन टेबल। यहाँ पे टेबल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मटेरियल पे कौन सा मेथड हमारा यूज होगा। तो सबसे पहले अगर कोई नॉन मेटल है जैसे सिरामिक्स, प्लास्टिक, ग्लास, तो उस पर आप ये सब मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यूएसएम, एजेएम, ईबीएम, एलबीएम, ये सब मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव क्या है यहाँ पे,
रिफ्रैक्टरीज अगर है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, यूएसएम, एजेएम, ईडीएम और ईबीएम का यूज कर सकते हैं। अगर आप टाइटेनियम पे वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा आप ईडीएम से यूज करें। सुपर एलओआई बहुत अच्छा एलओआई है। एजेएम, ईसीएम, ईडीएम और पीएम का यूज करें। स्टील पे वर्क करना है, ईसीएम, सीएचएम, ईडीएम और पीएम पे आप वर्क करें। उसके बाद क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस फॉर एप्लीकेशन कंसिडरेशन। क्या कहता है, टाइपिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस इंक्लूड अ स्पेशल ज्योमेट्रिक फीचर और वर्क मटेरियल दैट कैन नॉट बी रीडली प्रोसेस्ड बाय कन्वेंशनल टेक्निक्स। जो कन्वेंशनल टेक्निक से नहीं हो पाएगा मशीन, उसी पे हम लोग एप्लीकेशन करेंगे अपना नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का। उसके बाद देखिए, वर्क पार्ट ज्योमेट्री एंड वर्क मटेरियल्स, सम ऑफ द स्पेशल। देखिए आपका ज्योमेट्री और वर्क मटेरियल पे यहाँ पे बताया गया है कि सम ऑफ द स्पेशल वर्क पार्ट शेप्स फॉर विच नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस आर वेल सुटेड आर listed in table below along with the non-traditional machining that are likely to appropriate। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बताया गया है कि कैसा ज्योमेट्रिकल फीचर रहेगा, अगर हमको चाहिए एक नैरो स्पेस का चाहिए, एकदम पूरा होल चाहिए, एक छोटा सा होल चाहिए, तो वहाँ पे आप कैसा प्रोसेस का यूज़ करें। यानी यहाँ पे जो मेन रूप से आपको बताया गया है कि किस फीचर के लिए किस ट्रेडिशनल का आप यूज कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही स्मॉल डायमीटर का आप कहीं पे अगर वर्क आप चाहते हैं कोई वर्क पीस, तो वहाँ पे आप लोग ईबीएम और एलबीएम का यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी स्मॉल होल्स डायमीटर लेस देन 0.125 mm to 0.005 in some cases down to इतना generally smaller than the diameter range of conventional drill bits। यहाँ पे आप ईबीएम और एलबीएम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, होल्स विथ लार्ज डेप्थ, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है, बहुत डेप्थ में जाना है तो वहाँ ड्रिल बिट जाएगा क्या। ड्रिल बिट का तो हमारा कितना होता है 2 सेंटीमीटर या कितना ही फिक्स होता है। अगर हमको चाहिए एकदम अंदर जाके हमको करना है तो उसमें नहीं होगा, तो उसमें हम लोग ईसीएम या ईडीएम का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। होल्स दैट आर नॉट राउंड, नॉन राउंड होल्स कैन नॉट बी ड्रिल्ड विथ अ रोटेटिंग ड्रिल बिट। हमको ड्रिल चाहिए लेकिन कैसा, हमको एक होल में नहीं चाहिए, हमको एक चौखुट चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वहाँ पे ये नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी हमारा दिक्कत होता है। अब देखिए, बहुत ही खेद है मुझे, किसी का कॉल आ गया था। हाँ, अब देखिए, नैरो स्लॉट्स इन स्लैब्स आर एंड प्लेट्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। द स्पॉट्स आर नॉट नेसेसरली स्ट्रेट, इन सम केसेस द स्लॉट्स एज एक्सट्रीमली इंस्ट्रिक्टेड शेप। अब हमको एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा ऐसे भी जा रहा है, थोड़ा ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ यूज क्या करेंगे, ईबीएम, एलबीएम, डब्ल्यूजेएम और वायर एडीएम, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। माइक्रो मशीनिंग, एकदम छोटा मशीन करना है, इन एडिशन टू कटिंग अ स्मॉलर होल्स एंड नैरो स्लिट्स काटना है, तो आप यहाँ पे पीसीएम या एलबीएम या ईबीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, shallow pockets and surface details in flat parts. There is no significant range in the sizes of parts in this category from microscopic integrated circuits chips to large aircraft panels। इस तरह का अगर आपको मटेरियल बनाना है तो आप यहाँ पे CHM का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, a special contoured shapes for mold and die application. These application are sometimes referred to as डाई सिंकिंग। वही बात यहाँ पे भी कर रहा है कि अगर एक डाई एप्लीकेशन, मतलब एकदम एक नैरो स्लॉट्स को समझे, तो यहाँ पे आप ईडीएम और ईसीएम का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, और जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव था उन सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा होगा तो मुझे आशा है कि आप बहुत कुछ ज़रूर सीखे होंगे उसमें।
तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर 2 ख़त्म होता है। अभी हमें 6 लेक्चर और करने हैं, तो आप इसी तरह से अगले सभी लेक्चर को मेरे चैनल पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप 5th सेमेस्टर मैकेनिकल के और डिप्लोमा कर रहे हैं और आप बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सारे लेक्चर को देखें और अच्छे से पढ़ें। अगर हमसे किसी तरह का गलती हो गया होगा तो आप उसे माफ़ कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू।